मूवी में फ्यूचर का समय दिखाया गया है जहां पृथ्वी पॉल्यूशन की वजह से रहने लायक नहीं बची और लोगों ने अंतरिक्ष में जाकर रहने का फैसला किया है। मूवी का नाम है स्पेस स्वीपर। चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। साल है 2092 का और ये वो समय है जब धरती पर ना तो ऑक्सीजन बचा है और ना ही कोई पेड़ पौधे, और पॉल्यूशन की वजह से सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती। तभी हमें बताया जाता है कि एक यूटीएस नाम की कंपनी है जिसने लोगों के रहने के लिए स्पेस में एक कॉलोनी बसाई है, लेकिन वहाँ सिर्फ अमीर लोग ही रह सकते हैं क्योंकि गरीब लोग उतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। अब हमें हमारे एक एक्टर दिखाए जाते हैं जो कि यूटीएस के लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में आते हैं। इसका नाम सुनी है। दरअसल सुनी के साथ एक छोटी बच्ची भी थी, लेकिन एक एक्सीडेंट के दौरान वो स्पेस में खो गई और उसकी डेथ हो गई, लेकिन सुनी को आज तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। तो वो यहाँ लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में इसीलिए आया ताकि वो उसकी बॉडी को वापस ले सके। उसके पास ज़्यादा पैसे ना होने की वजह से वो उन्हें कुछ चावल देता है, लेकिन वहाँ के लोग उसे वहाँ से भगाने लगते हैं। तब उसकी अथॉरिटी की एक ऑफिसर उसके इलेक्ट्रॉनिक जूते देखकर उनके बदले में उसे वो बॉडी देखने की परमिशन दे देती है, लेकिन ये बॉडी उस बच्चे की नहीं होती जिसे सुनी ढूंढ रहा था। अब वो वहाँ से वापस अपने काम पर लौट जाता है। दरअसल सुनी स्पेस स्वीपर का काम करता है, यानी कि स्पेस में पड़ी हुई चीज़ों को साफ करने का। ऐसे ही और भी लोगों को वर्क वीज़ा के थ्रू यूटीएस के स्पेस डिपार्टमेंट में भेजा जाता है काम करने के लिए। अब हमें यूटीएस कंपनी के फाउंडर का घर दिखाया जाता है जहां पर उन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से बहुत सारे पेड़ पौधे उगाए होते हैं, और इसी के बारे में जानकारी लेने के लिए बहुत सारे जर्नलिस्ट आते हैं और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर और भी लोग उनके साथ यहाँ रह रहे हैं। अब हमें यूटीएस कंपनी के मालिक को दिखाया जाता है जिसका नाम है जेम्स सालेवान, और वो उन जर्नलिस्ट को बताता है कि उसने मंगल ग्रह की मिट्टी से ये पेड़ पौधे उगाए हैं, और वो उन्हें ये बताता है कि उसने कई सारे टेस्ट किए हैं जिससे अब वो मंगल ग्रह पर इंसानों के लिए रहने लायक कॉलोनी बना सकता है, और अब पूरी पृथ्वी के लोगों को वो मंगल ग्रह पर ले जाएगा और वहाँ पर एक नई कॉलोनी बसाएगा। लेकिन उसकी एक बात सुनकर एक जर्नलिस्ट भड़क जाता है कि अगर ऐसा पॉसिबल है कि आप मंगल ग्रह की मिट्टी से पेड़ पौधे उगा सकते हो तो पृथ्वी पर ऐसा क्यों नहीं करते। और चलो ठीक है, अगर ऐसा नहीं भी हो सकता तो वो पृथ्वी के सारे लोगों को मंगल ग्रह पर कैसे लेके जाए, क्योंकि पृथ्वी पर तो सभी लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। और यूटीएस डिपार्टमेंट की पॉलिसी सबको पता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप स्पेस स्टेशन में नहीं रह सकते, और इसी वजह से पृथ्वी पर 95% लोग आज भी गरीबी में और वहीं नीचे रह रहे हैं जहां पर साफ हवा तक नहीं है, जबकि वही गरीब लोग स्पेस स्टेशन के काम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को यहाँ रहने की अथॉरिटी नहीं मिलती। तो इसका आप क्या सॉल्यूशन निकालेंगे, जिस पर जेम्स उस समय तो कुछ नहीं करता, लेकिन बाद में अपने लोगों के थ्रू उस जर्नलिस्ट को अगवा कर लेता है और बाद में उसको जान से मार देता है ताकि ये रूमर्स बाहर ना फैल सके कि यूटीएस कंपनी सिर्फ अमीर लोगों को सपोर्ट करती है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक छोटी स्पेसशिप कूड़े की तरह स्पेस में यहाँ वहाँ घूम रही है, और इन्हीं को साफ करने के लिए स्पेस स्वीपर्स वहाँ पर आते हैं। अब वहाँ पर हमारा लीड एक्टर यानी सुनी और उसकी बाकी टीम अपनी शिप के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं और उस छोटी सी शिप को अपने कब्जे में करने में लग जाते हैं। उसकी टीम में एक रोबोट होता है जो लोहे की रॉड से रस्सी बांधकर उस शिप को पकड़ता है। अब हमें उनकी कैप्टन दिखाई जाती है जिसका नाम हैंग है, और उनकी टीम का एक और आदमी जिसका नाम मिस्टर पार्क है। ये उनके इंजन का काम देखता है। अब उन्होंने छोटे शिप को पकड़ लिया होता है और दूसरे स्वीपर से बचाकर वो उसे वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन उनका ध्यान भटक जाता है और गलती से एक एंटीना उनसे टूट जाता है। जब वो लोग उस शिप से मिले कीमती सामान को एक आदमी के पास बेचने जाते हैं तो वो आदमी उन्हें एंटीना के पैसे काट कर बताता है कि तुम्हें अभी हमें $700 और देने हैं क्योंकि तुमने उस एंटीना को तोड़ दिया था, जिससे सुनी का मूड ऑफ हो जाता है। तभी टीवी पर एक न्यूज़ चल रही होती है कि एक लड़की जो असल में एक रोबोट है मिसिंग है, जिस पर सुनी ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अब वो सभी लोग मिलकर कार्ड्स खेल रहे होते हैं और सभी अपने अपने अकॉर्डिंग चीटिंग कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर पार्क बोलते हैं कि हमारी शिप से सामान चोरी हो रहा है, और उसका शक होता है कैप्टन पर, लेकिन कैप्टन उसे धमकाते हुए कहते हैं कि मुझ पर शक करने की ज़रूरत नहीं है। तभी इन्हें पता चलता है कि जहां इन्होंने पैसे डिपॉजिट किए थे वो आदमी इनके पैसे लेकर भाग चुका है, और कैप्टन ने इनके पैसे वहां जमा करवाए थे, इसलिए वो कैप्टन पर गुस्सा करते हैं। तभी इनकी आपस में फाइट हो जाती है जिसमें सभी लोग बेहोश होकर वहीं पर नीचे गिर जाते हैं।
अब ये इस छोटी शिप में कोई ज़रूरी सामान ढूंढ रहे होते हैं जिससे बेचकर ये शायद कुछ पैसे जोड़ सके, लेकिन तभी उस स्पेसशिप की लाइट्स ऑन हो जाती है। सुनी जब अंदर जाके देखता है तो उसे वहाँ पर एक बच्ची दिखाई देती है, जिसे देखकर ये सब घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर किसी को पता चला कि इनकी शिप पर एक बच्ची है तो इनके ऊपर किडनैपिंग का केस भी लग सकता था। उस बच्ची को देखकर सुनी को वही बच्ची याद आ जाती है जिसे वो ढूंढने के लिए लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर पर गया था। तभी ये न्यूज़ देखते हैं और इन्हें पता चलता है कि ये तो वही लड़की है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये रोबोट जैसे दिखती है और ये कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। तभी उस छोटी लड़की को छींक आने लगती है और इन्हें लगता है शायद ये ब्लास्ट होने वाली है और ये सब डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये थोड़ा कॉमेडी सीन था। ये सब लोग उस लड़की को एक छोटे से कमरे में बंद कर देते हैं और सोनी इसके सामान को चेक करता है जो उस लड़की के पास से मिला था। सोनी को उसके बैग से एक स्मार्टफोन और एक बुक मिलती है जिस पर एक नाम लिखा हुआ था। अब सोनी देखता है कि जो नाम उस बुक पर लिखा है उसी नाम से इसके स्मार्टफोन पर कॉल्स आई हुई थी और सिर्फ इकलौता वही नंबर था जिसके पास से इसे कॉल आती थी। और अब उसे एक आइडिया आता है। अब वो सब लोग स्पेसशिप से उतरकर एक जगह जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की एक मुरझाए हुए पौधे के पास जाती है और उसके पास कोई पावर थी जिसकी वजह से वो उस पौधे को वापस से ठीक कर देती है। अब वो सब लोग एक जगह पर बैठकर मीटिंग करते हैं और सोनी उन सबको बताता है कि शायद ये लड़की यूटीएस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो क्यों ना हम इसके बदले में उनसे पैसे मांगें। शुरुआत में किसी को इसका प्लान समझ नहीं आता, लेकिन बाद में सब अग्री कर लेते हैं और जब ये लोग उनसे पैसों की डिमांड करते हैं तो वो आदमी भी उस लड़की की वीडियो देखने के बाद एग्री कर देता है और वो कहता है कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और मीटिंग का प्लेस एक क्लब डिसाइड होता है, लेकिन उनकी ये बातें सीक्रेटली जेम्स भी सुन रहा होता है। अब ये लोग अपने चेहरों पर मास्क लगाकर उस क्लब के लिए निकलने ही वाले होते हैं कि तभी इन्हें पता चलता है कि इनकी शिप के बाहर एक पुलिस की जीप आ गई है। वो पुलिस वाला अंदर आकर इनसे कुछ सवाल पूछता है कि तुमने एक बच्ची के होने की कंप्लेंट लिखवाई थी, जिसे सुनकर सोनी को याद आता है कि हाँ उसने कॉल तो किया था, बट अब वो जैसे तैसे उस पुलिस वाले से पीछा छुड़ाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। क्लब में पहुँचने के बाद ये उस आदमी को ढूंढते हैं जिससे इनकी फ़ोन पर बात हुई थी। अब वो आदमी इन्हें मिल जाता है और वो उन्हें पैसों का बैग भी दे देता है, लेकिन जिस बैग में ये उस लड़की को लेकर आए थे वो उस लड़की उस बैग से गायब थी। तभी वहाँ पर जेम्स के आदमी भी आ जाते हैं जो कि उस लड़की को मारने आए थे। वो लोग क्लब में गोलियां चलाते हैं जिससे वहाँ भागादौड़ी मच जाती है। जब वो लोग उस लड़की पर गोली चलाते हैं तो वो देखते हैं कि गोलियां हवा में ही टूट रही हैं और ये बात कैप्टन भी नोटिस करती है। जेम्स के आदमी को भी पता चल जाता है कि वो लड़की सोनी की टीम के पास है। अब वो सब लोग बच्ची को लेकर वापस अपनी शिप पर आते हैं। तभी कैप्टन बताती है कि वो लोग इस लड़की के स्मार्टफोन की वजह से हमें ट्रैक कर रहे थे और हमारी बातें सुन रहे थे। कैप्टन उन्हें वहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन मिस्टर पार्क बताते हैं कि इंजन में कुछ प्रॉब्लम है और वो लोग कहीं नहीं जा सकते। अपनी शिप की मरम्मत करवाने के लिए मेंटेनेंस फैक्ट्री जाना पड़ता है, लेकिन उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो शिप की मरम्मत करवा सके। तभी वो लड़की वहाँ अपनी पावर की मदद से एक प्लांट से कुछ टमाटर उगाती है, जिसे सुनी वहाँ बेचकर कुछ पैसे कमाता है और अपनी शिप की मरम्मत करवा लेता है। अब वो रोबोट उस बच्ची को बताता है कि सुनी भी पहले स्पेस गार्ड्स की ही नौकरी करता था, लेकिन एक दिन उन्होंने एक शिप पर हमला किया जिसमें सब लोग मर गए और वहीं पर सुनी को वो छोटी बच्ची मिली। फिर उसने यूटीएस की गार्ड की जॉब छोड़ दी, लेकिन उसके बाद उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। ऐसे ही एक दिन मार्केट में घूमते वक्त वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वो बच्ची स्पेस में चली गई और आज तक सुनी को उस बच्ची की मौत का अफसोस है और वो उसी को आज भी ढूंढ रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो बच्ची वॉशरूम के लिए बाहर जाती है। तभी एक मास्क पहना आदमी उसके पीछे जाता है और उसे किडनैप कर लेता है। बच्ची को गए हुए काफ़ी देर हो जाती है, इसलिए मिस्टर पार्क को इस पर शक होता है। वो जाके जब चेक करता है उसे पता चलता है कि वो बच्ची अब यहाँ पर है ही नहीं। अब वो सब लोग मिलकर बच्ची को ढूंढने लग जाते हैं। तभी मिस्टर पार्क को उस बच्ची की चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वो वहाँ जाकर देखता है तो वो किडनैपर उस बच्ची को लेकर भाग रहा होता है। उसके पीछे मिस्टर पार्क भी भागते हैं। दूसरी तरफ से सुनी आकर उस बच्ची को उस किडनैपर से छीन लेता है। अब वहाँ पर काला मास्क पहने और भी आदमी आ जाते हैं, लेकिन मिस्टर पार्क अकेले ही उन सबको धूल चटा देते हैं। फाइनली वो सब लोग हार मान लेते हैं। अब कैप्टन जैंग भी वहाँ आ जाती है और वो सब लोग मिलकर उस आदमी का मास्क हटाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है ये तो कारम है जो यूटीएस कंपनी के लिए गार्बेज कलेक्ट करने का काम करता था। और अब उससे देखकर ये सब शॉक हो जाते हैं। अब कैप्टन की टीम
उन लोगों से पूछताछ करती है कि वो इस बच्चे को किडनैप क्यों करना चाहते थे, जिस पर वो जवाब देते हैं कि उन्हें भी इनाम के पैसे चाहिए क्योंकि ये लड़की एक रोबोट है। जिस पर कैप्टन उन्हें बताती है कि ये कोई रोबोट नहीं, असली लड़की है और ये यूटीएस के नैनो साइंटिस्ट की बेटी है जो नैनोबॉट्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अब कैप्टन अपने स्पेशल ग्लास से उन सबको देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये सभी लोग ब्लैक फॉक्स ग्रुप के मेंबर्स हैं। दरअसल ब्लैक फॉक्स ग्रुप को यूटीएस कंपनी ने टेररिस्ट घोषित किया था। तो कैप्टन उनसे पूछती है कि सच से बताओ यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। तब मूवी का असली प्लॉट रिवील होता है और वो लोग उन्हें बताते हैं। तब कारम उन्हें बताता है इस बच्ची का नाम कोनिम है और ये एक लाइलाज बीमारी के साथ पैदा हुई थी, इसका कोई इलाज नहीं मिल पा रहा था। तो कोनिम के फादर ने एक स्पेशल टाइप के नैनोबॉट्स बनाए और उनको प्रोग्राम करके कोनिम की बॉडी में इंजेक्ट कर दिए। अब नैनोबॉट्स वो होते हैं जैसे बड़े रोबोट्स कहते हैं, अब वही टाइप के रोबोट अगर सबसे छोटे साइज में हो जाए तो उन्हें नैनो रोबोट्स कहते थे। उन नैनोबॉट्स की मदद से अब कोनिम ठीक हो गई थी, लेकिन उन नैनोबॉट्स ने ही उसे एक ऐसी पावर दे दी थी जिससे वो आसपास के नैनोबॉट्स को भी कंट्रोल कर पा रही थी। वो एक डेड ट्री को भी वापस से ठीक कर सकती थी। इससे उन्हें एक अर्थ को ठीक करने की एक होप मिल गई थी। लेकिन जेम्स ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि अगर अर्थ ठीक हो जाती तो कोई भी उसके मार्स के प्रोजेक्ट पर पैसा नहीं लगाता। इसीलिए वो चाहता था अर्थ और ये बच्ची दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएं। अब ब्लैक फॉक्स एक एनवायरमेंटल ग्रुप था, लेकिन जेम्स को पता चला कि वो इसके प्लान को रिवील कर सकते हैं, इसलिए उसने इस ग्रुप को टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया। कारम उन्हें जेम्स का असली प्लान बताता है कि अर्थ के ऊपर बनी मेंटेनेंस फैक्ट्री में उसने एक हाइड्रोजन बॉम्ब लगाया है जो फटने के बाद वो सीधा अर्थ पर जाके गिरेगी और जिससे पूरी अर्थ तबाह हो जाएगी। अब कैप्टन के साथ यहाँ सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि बाहर यूटीएस गार्ड्स आ चुके हैं। सुनी का असली नाम ताएहो होता है। सुनी तो उस बच्ची का नाम था जो उससे खो गई थी। तभी ताएहो ब्लैक फॉक्स के सभी लोगों को वहां से जाने के लिए कहता है और अपनी टीम को भी वहां से भेज देता है। वो खुद उस बच्ची को ए डक्ट से लेकर निकलता है, लेकिन बीच में एक गार्ड उसे देख लेता है और वो उस पर फायर करना शुरू करता है। गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए कैप्टन उस शिप को वहां से बिना परमिशन के उड़ाने लगती है, जिससे गार्ड्स उस पर फायरिंग करते हैं। तभी दूसरे स्वीपर्स भी गार्ड्स पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ ताएहो उस बच्ची को लेकर एक ब्रिज के थ्रू शिप की तरफ बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ से एक गार्ड भी उसके पीछे पीछे आ रही है। शिप के दूर होने की वजह से ताएहो को उस पर जंप करना पड़ता है, लेकिन उसका हाथ फिसल ही जाता है। तभी उसे वो रोबोट आकर पकड़ लेता है। दूसरी तरफ से यूटीएस की वो गार्ड भी उस शिप के ऊपर जंप करती है और वो ताएहो के पैर को पकड़ लेती है और कोनिम को खींचकर नीचे गिरा देती है। नीचे खड़ा गार्ड उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी मिस्टर पार्क आकर उस बच्ची को बचाकर वहां से ले जाते हैं। अब ये सभी लोग शिप को लेकर उस फैक्ट्री से निकलकर भाग जाते हैं, लेकिन यूटीएस गार्ड्स इसका पीछा करते हैं और एक मिसाइल से इनकी शिप को डैमेज कर देते हैं। इनकी शिप सीधा नैनोबॉट्स से भरे बादलों में गिर जाती है और वहाँ पर नैनोबॉट्स किसी भी तरह के मेटल को ख़त्म कर देते हैं। अब ये लोग वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इनके पूरे इंजन पर और पूरी शिप पर नैनोबॉट्स ने हमला कर दिया होता है। अब लास्ट में जब इन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, तभी कोनिम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और सभी नैनोबॉट्स को कंट्रोल करती है। अब वो सारी शिप से उन छोटे नैनोबॉट्स को हटाती है, जिससे पूरी शिप वापस से उनके कंट्रोल में आ जाती है। अब ये सब देखकर सभी लोग वहाँ हैरान थे, लेकिन फाइनली अब कोनिम ने उन सबकी जान बचा ली थी और वो आराम से यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन कोनिम की इतनी ज़्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से वो वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद कोनिम को होश आ जाता है और उसे ऐसा देख के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अब इन्हें पता चलता है कैप्टन और उसकी टीम को भी ब्लैक फॉक्स ग्रुप का मेंबर बना दिया गया है और जेम्स भी उन तीनों की डिटेल्स देख रहा होता है, जिसमें वो देखता है कि कैप्टन रोबोटिक्स में एक्सपर्ट थी और मिस्टर पार्क पहले एक माफिया के लिए काम करते थे और ताएहो वही गार्ड था जिसे जेम्स ने खुद बाहर किया था, क्योंकि जेम्स ने उसके ऑर्डर्स फॉलो करने से मना कर दिया था। अब ये सब लोग उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां इन्होंने कोनिम के फादर और ब्लैक फॉक्स के मेंबर्स को बुलाया था। अब ये सब लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि कैप्टन की नज़र बाहर जाती है और वो देखती है कि कोई उन पर नज़र रख रहा है और तभी वहाँ पर यूटीएस के गार्ड्स आ जाते हैं और वो सभी पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। ब्लैक फॉक्स के सभी आदमियों को वहीं पर मार देते हैं। कारम भी वहीं पर मर जाता है। कैप्टन और उसकी टीम को बंदी बना लेते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जेम्स भी वहाँ पर आ गया है और वो कोनिम के फादर को वहीं पर सबके सामने मरवा देता है। अब वो ताएहो से बोलता है कि तुम मेरी कमांड के सबसे अच्छे कमांडर थे। तो वो उन सबको
वहाँ से ज़िंदा छोड़ने की बात कहता है और ताएहो को पैसे देता है कि वो अपनी बच्ची को जाकर ढूंढ सके। बदले में वो लोग उसके रास्ते में नहीं आएंगे और वो ताएहो से कहता है कि ये पैसे लो और जाकर अपनी बच्ची को ढूंढो, और वो लोग वहाँ से कोनिम को लेकर चले जाते हैं। अब ताएहो वो पैसे लेकर अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए जा ही रहा होता है कि सभी लोग कहते हैं कि उन्हें कोनिम को नहीं छोड़ना चाहिए था, और ताएहो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो सारे पैसे देकर अपनी बच्ची की बॉडी को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए कहता है, और इतने पैसे देखकर वो काउंटर पर बैठी लड़की उसे कहती है कि इतने पैसों में हम उसे 24 घंटे के अंदर ढूंढ सकते हैं। अब ताएहो उस बच्ची की किताब को पढ़ता है जिसमें उसने अपने ताएहो के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वहाँ से सारा सामान उठाकर वापस से शिप पर आता है और सभी लोगों से कहता है कि हमें कोनिम को बचाना है। अब सभी लोग अपने अपने तरीके से लड़ाई के लिए तैयार हो रहे होते हैं। मिस्टर पार्क शिप को तैयार करते हैं। जैसे ही ये लोग उस जगह को छोड़कर निकलते हैं तो स्पेस गार्ड्स भी इनका पीछा करते हैं और इनके बीच में एक ऑसम फाइट दिखाई जाती है। अब ये लोग उस फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं जहाँ इन्हें वो हाइड्रोजन बॉम्ब भी दिखाई देता है। अब उस फैक्ट्री का दरवाज़ा खोलकर ये अंदर जाते हैं जहाँ इन्हें कोनिम मिल जाती है, जहाँ कैप्टन को पता चलता है कि उस हाइड्रोजन बॉम्ब को ये लोग डिएक्टिवेट नहीं कर सकते और उसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक रहेगी। इसका मतलब था कि धरती के साथ साथ 5000 किलोमीटर के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो सभी नष्ट हो जाने वाली हैं, और कोनिम को बचाने के लिए उसे इस बॉम्ब से 5000 किलोमीटर दूर लेके जाना होगा। तभी वहाँ पर स्पेस गार्ड की एक ऑफिसर आ जाती है और वो उन लोगों पर हमला कर देती है, लेकिन मिस्टर पार्क उससे 1-on-1 मैच करते हैं और वो उसे एयर डक के थ्रू उस शिप से बाहर फेंक देते हैं। और जब वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आते हैं तो सब लोग उन्हें देख के हैरान थे क्योंकि उन्हें लगा था कि मिस्टर पार्क मर जाएंगे। अब कैप्टन अपने इमरजेंसी चैनल को ऑन करके स्वीपर्स की सभी टीमों को बताती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और वो उन्हें हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में बता देती है और सभी उनकी बातें सुनकर उनका सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। अब इतना होने के बाद ETS की टीम और उन स्वीपर्स की टीम के बीच में आपस में जमकर लड़ाई शुरू हो जाती है, और इसी बीच जेम्स भी वहाँ पर आ जाता है और वो कैप्टन की टीम का पीछा करता है। अब जेम्स अपनी शिप से कैप्टन की शिप को पकड़ लेता है और उसके पीछे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है ताकि वो कोनिम को मार सके, क्योंकि वो इकलौता जरिया है जो उसके मास प्लान को ख़राब कर सकती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अर्थ पर फैक्ट्री के गिराने की प्रोसीजर चालू हो गई है और यहाँ जेम्स शिप का दरवाज़ा खोल लेता है, लेकिन वो देखता है कि अंदर कोनिम नहीं, वो हाइड्रोजन बॉम्ब है, और कोनिम तो पहले ही दूसरे स्वीपर्स की शिप में भेजी जा चुकी है, जिसे देखकर जेम्स के होश उड़ जाते हैं और वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसके धमाके का असर लोगों को धरती तक दिखाई देता है। और यही उन स्वीपर्स का प्लान था कि उस बॉम्ब को धरती से इतना दूर ले जाया जा सके कि उसके धमाके का असर ना तो धरती पर हो ना ही उसके आसपास के लोगों पर, और इस तरह उन्होंने अपनी जान देकर पृथ्वी को बचा लिया था। लेकिन सभी स्वीपर्स उनकी मौत से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। लेकिन तभी कोनिम नैनोबॉट्स की मदद से उनकी शिप के चारों तरफ एक कवर बना देती है जिससे बॉम्ब का इफेक्ट उनकी शिप पर ना हो सके, और उन्हीं नैनोबॉट्स की हेल्प से वो उनकी शिप को वापस अपने पास यानी के स्वीपर्स के ग्रुप के पास बुला लेती है। अब सभी लोग उनको देखकर बहुत खुश होते हैं और ताहे और मिस्टर पार्क एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगा था आज वो मर गए हैं। इस तरह कोनिम ने आज फिर से उनकी जान बचा ली थी। इन सब के बाद कैप्टन जैंग की टीम को स्वीपर्स का लीडर बना दिया जाता है। कोनिम अपनी पावर का इस्तेमाल करके ताहे को एक बार सुन्नी को देखने का मौका देती है, और ये लास्ट टाइम होता है जब ताहे उस सुन्नी को देख सकता था। उसके बाद ये सभी लोग पृथ्वी को ठीक करने के काम में लग जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कुछ समय के बाद पृथ्वी भी वापस से हरी भरी हो गई है और स्वीपर्स अपने काम पर लौट गए हैं। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।